आइए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज इंग्लिश में हम ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम वर्डों के अर्थ के ऊपर जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ट्रांसलेशन का अर्थ क्या होगा? ट्रांसलेशन का अर्थ क्या होगा? अनुवाद। बिल्कुल। अनुवाद का मतलब क्या हुआ? इसके अनुसार की बात है, इसी के अनुसार की बात है। मतलब जैसे भाषा बदल जाए, जैसे कोई कहता है सह गच्छति, इसी को कोई कह सकता है ही गोज, और इसी को कोई कह सकता है वह जाता है। ये संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी क्या चीज है? ये भाषाएं हैं। अर्थ एक ही है, वाद एक ही है, भाषा के अनुसार बदल रहा है तो अनुवाद कहलाता है। भाषा के अनुसार अगर शब्दों को बदला जाए, वाक्यों को बदला जाए तो क्या हो गया? अनुवाद हो गया। अब अनुवाद में आज हम लोग इंग्लिश अनुवाद की बात करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश। अब कोई बच्चा शुरुआत करता हो ट्रांसलेशन का, तो एक शब्द आ सकता है उसके पास में कि ट्रांसलेशन, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। सवाल बनता है हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। अब कैसे किया जाए? तो उसके लिए उसे कुछ जानना है बातें को। क्या बातें हैं? वर्ड मीनिंग, यूजेज ऑफ एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्बों का प्रयोग उसे सीखना होगा। साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसलिए कोई बच्चा ऐसा सोचता हो कि मेरा ग्रामर कमजोर है और मैं ट्रांसलेशन सही बना सकूं, तो यह इसकी भूल मात्र है। कभी भी असंभव नहीं है कि कोई बच्चा बिना ग्रामर मजबूत किए हुए ट्रांसलेशन को सही बना सके। इसलिए ग्रामर इज द बेसिकल पार्ट ऑफ इंग्लिश। लेकिन अब ग्रामर की मदद से ट्रांसलेशन बनेगा। जब बच्चा को ग्रामर पता होगा तब ट्रांसलेशन बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाए, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस मैं लेता हूं, वह दौड़ता है। ग्रामेटिकल फॉर्म अगर ना पता हो तो कैसे बनेगा? या वह एक लड़का है। अब यहां ही रन्स होगा और यहां ही इज अ बॉय होगा। जाहिर सी बात है यहां इज हो गया, यहां कोई भी एक्चुअली वर्ब नहीं है, तो कंफ्यूजन बढ़ेगा बच्चा के लिए। इसलिए जब उसे ग्रामर पता होगा और उस ग्रामर में वह इन नियमों को जाना होगा, तब वह समझ सकता है कि क्या बात है। तो मैं आज इससे ऊपर की बात करने वाला हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ी गहराई में ले गया, क्योंकि ग्रामर इज द बेसिस ऑफ इंग्लिश। वह बेस है, उसका आधार है। अगर आपको ग्रामर आता है तो आप अच्छे ढंग से ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की ओर। हम लोग कुछ प्रयोगों की जिक्र करेंगे आज। हम लोग कुछ छोटी छोटी अनुप्रयोगों के ऊपर भी जाएंगे। एक छोटा सा मैं आपको दे रहा हूं ट्रांसलेशन। वह खिलाड़ी अच्छा है, और एक मैं दे रहा हूं वह अच्छा खिलाड़ी है।
ट्रांसलेट प्लीज। वह खिलाड़ी अच्छा है। हमने जो पहला क्वेश्चन दिया ध्यान रखिए, वह खिलाड़ी अच्छा है। दूसरा दिया हमने, वह अच्छा खिलाड़ी है। दैट्स प्लेयर इज गुड, फर्स्ट का लिखा गया है दैट्स प्लेयर इज गुड। ये हिमांशु कुमार का है, मेरा नहीं है। दैट्स प्लेयर इज गुड। और सेकेंड का क्या लिखा है? तो चलिए अब इंतजार नहीं करते, हम लोग देखते हैं क्या जो हिमांशु कुमार ने बताया है चैट पर वो सही है। और ही इज गुड प्लेयर, हिमांशु कुमार का दूसरा आया है ही इज गुड प्लेयर। तो चलिए मैं सीधा सीधा बताता हूं कि दूसरा बिल्कुल सही है और पहला थोड़ा सा मिस्टेक है। कैसे मिस्टेक है समझिएगा। वह खिलाड़ी अच्छा है, तो सबसे पहले हिंदी अनुवादों को समझिए ग्रामेटिकल फॉर्म से कि वह खिलाड़ी अच्छा है में कर्ता कौन है या फिर संज्ञा कौन है। सेंटेंस का जो रूप है यह है कि संज्ञा प्लस विशेषण। तो इसमें संज्ञा क्या है? वेयर इज द नाउन, वह संज्ञा है या खिलाड़ी संज्ञा है? तो वह खिलाड़ी एक ही शब्द है, याद रखिए। और वह खिलाड़ी एक शब्द को जोड़ने के लिए दैट नहीं, दैट प्लेयर, केवल दैट प्लेयर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और सही हो जाएगा। दैट प्लेयर इज गुड, वह खिलाड़ी अच्छा है। रिमेंबर ऑलवेज, जब भी ऐसे सेंटेंस आए, वह लड़की सुंदर है, वह लड़का दौड़ रहा है, वह मोटी औरत हंस रही है, वह मोटा आदमी चल रहा है, वह पतला लड़का खा रहा है, तो वह पतला लड़का मतलब दैट थिन बॉय एक सेंटेंस है, एक ही व्यक्ति का परिचय है। तो एक व्यक्ति का परिचय है तो सिंपल है कि उसके लिए एक ही फॉर्म का यूज करेंगे। और ए नाउन प्लस में इज एमआर और प्लस में एडजेक्टिव, सिंपल हो गया। लेकिन जब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं हम लोग, क्या दिखता है? वह अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है और तब विशेषण आया है, और यहाँ अच्छा खिलाड़ी एक में है। यहाँ याद रखिए, यहाँ विशेषण क्या है? इस दूसरे सेंटेंस की जब बात की जाएगी तो सर्वनाम प्लस में विशेषण। इसका मतलब क्या हुआ? सर्वनाम क्या है हमारा? ही, और सर्वनाम के साथ में हम क्या जोड़ेंगे? इज एमआर, तो इज लगेगा। और गुड प्लेयर एक सेंटेंस हुआ, याद रखिएगा। यहाँ अच्छा खिलाड़ी एक में हो गया, इसलिए गुड प्लेयर एक साथ में। गुड प्लेयर नहीं, गुड प्लेयर एक वाक्य है, एक शब्द है, ऐसा समझिए। वह खिलाड़ी अच्छा है, दैट प्लेयर इज गुड, वह अच्छा खिलाड़ी है, ही इज गुड प्लेयर। अब इस प्रकार के एक और सेंटेंस आप बना के दिखाइए मुझे। वह लंबी लकड़ी सुंदर है। वह लंबी लकड़ी सुंदर है। वह लंबी, आप लोग आपस में आवाज ना कीजिए। वह लंबी लकड़ी सुंदर है। That tall wood is nice। और यहाँ पे हिमांशु कुमार का चैट भी सही था, बिल्कुल। अब बात करेंगे कुछ और हम अनुप्रयोगों की। ये तो मैंने बताया आपको, बहुत ही छोटा सा फॉर्म नाउन और सर्वनाम को लेकर कैसे डिफरेंसेज होता है। यूज ऑफ टू हैव में हम लोग देखने वाले हैं टू हैव का प्रयोग। तो टू हैव में कई प्रकार के सेंटेंसेस बन सकते हैं, जैसा कि एक सेंटेंस है, मेरे पास एक कलम है। बहुत ही आसान है, आई हैव अ पेन। और यहां पर हैव का दो रूप होता है, उसको समझना आवश्यक है।
हैव और हैज, जो कि वर्तमान स्थिति में होता है। तो हैव का प्रयोग आई, वी, दे और ही, सी, इट, नेम में हैज। अब समझना हमको है कि अगर उसके पास होगा तो ही हैज होगा, बहुत ही सिंपल फॉर्म है। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको और दूसरे रूपों को देखेंगे। आप इसको रूप को जल्दी से समझिए। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। अब एक सेंटेंस आप बना के दिखाइए। उसके पास 2 आम है। उसके पास 2 आम है। ट्रांसलेटरली प्लीज। सेंटेंस से चाह रहे थे हम आपसे, उसके पास 2 आम है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हाँ भी आ रहा है। उसके पास 2 आम है। ही हैव 2 मैंगो। हिमांशु, आप ये गलती कैसे कर दिए? ही हैज होगा ना। यहां देखिए, ही के साथ में हैज का प्रयोग। उसके पास 2 आम है, ही हैज होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये था यूज ऑफ टू हैव। लेकिन यहाँ पे टू हैव को मॉडल वर्ब कहा जाता है। यहाँ पे जो हमने पढ़ा वो टू हैव क्या हुआ? मॉडल वर्ब हुआ। अब हम टू हैव को इन्फिनिटिव के रूप में लेते हैं। इन इन्फिनिटिव जब हम इन्फिनिटिव में पढ़ेंगे तो सेंटेंसेज ऐसा आएगा। मुझे खाना पड़ता है। मजबूरी इन्फिनिटिव है, याद रखिएगा। उसे मंदिर जाना है। या फिर उसे मंदिर जाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे ऐसे सेंटेंसों को? मुझे खाना पड़ता है बना के दिखाइए। मुझे खाना पड़ता है। तो देखिए मैं बताता हूं, मुझे के लिए आई और इसके लिए इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे हैव। आई हैव खाने के लिए टू ईट। बहुत ही सिंपल हो गया। आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ता है। अब सेंटेंस इसी प्रकार का एक और मैं देता हूं, उसे मंदिर जाना है या जाना पड़ता है। क्या बनेगा? यहां पे हम यूज करेंगे ही हैज टू गो टेम्पल। बन गया। अब एक और आप बना के दिखाइए मुझे। मुझे आम खाना पड़ता है। मुझे आम खाना पड़ता है, यहां इन्फिनिटिव की प्रयोग हुई है, याद रखिए। जल्दी बनाइए। मुझे आम खाना पड़ता है।
शायद आपके सॉल्व हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर आई हैव टू ईट मैंगो, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इसे उतार लीजिए। इंफिनिटिव कब मानते हैं? इंफिनिटिव कब मानेंगे? जबकि वर्ब में टू का प्रयोग करेंगे। जब वर्ब के साथ में टू का प्रयोग होगा तो इसे इंफिनिटिव माना जाता है। जैसे यहां देखिए, टू ईट, टू गो, टू ईट, ये सभी इंफिनिटिव के रूप हैं। अब इस इंफिनिटिव में मैं टू हैव का प्रयोग वाला इंफिनिटिव बताया। इंफिनिटिव बहुत सारे होते हैं, मैं सबका जिक्र करूंगा थोड़ा थोड़ा। टू हैव की मैंने अभी जिक्र किया। अब मैं टू बी का, वर्ब के रूप होते हैं, टू बी होता है, टू हैव होता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं टू हैव के बारे में पढ़ रहे हैं। अब टू हैव में एक और सेंटेंस आप बना के दिखाइए। उसे दौड़ना पड़ता है, उसे दौड़ना पड़ता है। उसे दौड़ना पड़ता है। कृपया आप अपने घर पे आवाज ना करवाइए। उसे दौड़ना पड़ता है। या उसे दौड़ना होता है। या उसे दौड़ना है। ये तीनों ही सेंटेंस जो है उनका एक ही अनुवाद होगा, क्योंकि सभी का अर्थ एक ही है। ये सभी इंफिनिटिव के प्रयोग में है, तो हम लिखेंगे ही हैज। और मैंने बताया ना कि जब भी इंफिनिटिव की बात आएगी तो टू का साथ में वर्ब लिखेंगे, तो टू रन, ही हैज टू रन। बहुत ही सिंपल फॉर्म है। नोटिस एट योर कॉपी प्लीज। ही हैज टू रन। यहाँ हिमांशु कुमार का सही जवाब आया है, बिल्कुल सही है हिमांशु का, ही हैज टू रन। अब बढ़ेंगे हम इंफिनिटिव के दूसरे फॉर्म की ओर। आज दूसरे फॉर्म को नहीं पढ़ते हम लोग, आज इसी के निगेटिव फॉर्म को पढ़ लेते हैं। ये तो हुआ अफर्मेटिव। हम अब पढ़ेंगे निगेटिव। निगेटिव के लिए मेरा एक मंत्र आप लोगों को याद होगा। मैंने एक मंत्र दिया निगेटिव सेंटेंसों के लिए कि हम हमेशा निगेटिव सेंटेंस में नंबर 3 पर नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें भी कुछ विशेष नहीं करना है। सेंटेंस हो गया कि उसे नहीं दौड़ना पड़ता है, उसे नहीं दौड़ना पड़ता है, तो हम भी कुछ विशेष नहीं करेंगे। यहां जिसी नहीं आया तो हम अपने सेंटेंस में तीसरे नंबर पर ही हैज नॉट, 1 2 3 नंबर पर नॉट का प्रयोग करेंगे, टू रन। बाकी सब सिंपल। उसे नहीं दौड़ना पड़ता, ही हैज नॉट टू रन, सिंपल। अब आप मुझे एक और नेगेटिव सेंटेंस बना के दिखाइए। राम को नहीं खाना पड़ता है। राम को नहीं खाना पड़ता है, एक निगेटिव सेंटेंस में ले रहा हूं आपको। सॉल्यूशन चाहता हूं आप लोगों से।
कल हम इन्फिनेटिव के कुछ और रूपों को पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव और जेरंड के ऊपर हम लोग कल स्टडी करेंगे अपना। लेकिन आज आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने घर पर ट्रांसलेशन की बुक निकाल कर इन्फिनेटिव चैप्टर में या यूज हैव टू हैव के चैप्टर से कम 50 ट्रांसलेशन बनाइए। लॉकडाउन के बाद याद रखिएगा, मैं सारी कॉपियों को जांच करूंगा, क्योंकि आपको स्टडी करा रहा हूं, अपना समय दे रहा हूं आप लोगों के बीच में। यूट्यूब पे लगभग 50 बच्चे हर वीडियो को देखते हैं, तो उन बच्चों से भी मेरा उम्मीद यही होगा कल मजदूर दिवस था, आप लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए। क्या किसी ने अभी तक सॉल्व नहीं किया? शायद आप कर चुके हो। तो देखिए यहां पर राम को नहीं खाना पड़ता है, क्या लिखेंगे हम लोग? राम हैज नॉट। मैंने मंत्र क्या दिया? नौ ही के दिए, तीसरे नंबर पर नॉट का प्रयोग। राम को नहीं खाना पड़ता है, राम हैज नॉट टू ईट। बहुत सिंपल। ओके, दैट्स नाइस। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। राम डजंट हैव टू ईट। सॉरी हिमांशु, यहाँ पे डजंट हैव का प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग। डज और हैव दोनों का कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर हम लोग सीधा प्रयोग करेंगे, राम हैज नॉट टू ईट। स्टडी कीजिए, स्टडी बहुत पीछे हो जाइएगा फिर। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मैं चाहूंगा इन्फिनेटिव का मैं कल फिर पढ़ाऊंगा, और इन्फिनेटिव के समय कल आप लोग बिल्कुल मजबूती के साथ तैयारी करके रहिए। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स।